हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज है 15 जुलाई और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। देखिए, कोई बड़ा एग्जाम जो होता है वो केवल पेशेंस का और सब्र का खेल है। यहाँ पर जितनी मेहनत आप लोगों ने की है उतनी ही आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और जब भी आप लोग कभी फील्ड में काम करते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, तो फिर आप लोगों को किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले एक सब्र के साथ हर व्यक्ति की बात सुननी पड़ती है और उसके बाद आप एक डिसीजन जो है वो बनाकर तैयार रहते हैं पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो है सब्र का। चाहे किसी योजना को इंप्लीमेंट करने की बात हो या फिर किसी सक्सेस को पाने की बात हो, तो हर तरीके से आपको सब्र करना आना चाहिए। स्टडी ग्लोस की लर्निंग ऐप को आप लोग आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफी बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं और खास तौर पर फीमेल्स के लिए, और काफी कम दाम में। तो आप लोग सिड 50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आज जो है वो थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आपको ये वाला पैटर्न ठीक लगा है या फिर पहले वाला ही ठीक था, मुझे आप लोग इंस्टा पर मैसेज जरूर करना। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले 14 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बांग्लादेश से अच्छे संबंध स्थापित करने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई है? तो वो है बंगबंधु चेयर। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी के द्वारा वो लद्दाख में शुरू किया गया है। हाल ही में बैड बैंक की स्थापना करने के लिए मंजूरी जो है वो मुंबई के अंदर दी गई है। हाल ही में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए प्रधानमंत्री शेख शेर बहादुर देउबा जो है इनको बनाने का आदेश दिया है, और इसके लिए कौन से रिट, वो है मैंडेमस रिट का प्रयोग किया गया है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप भारी वर्षा के कारण वो बाढ़ में जलमग्न हो गया है। कहां पर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। कोरोना की वेरिएंट का नामकरण जो है वो किस भाषा के आधार पर किया जाता है? तो वो है ग्रीक। दिव्यांगों को मुफ्त कृत्रिम अंग लगाने के लिए किस राज्य में मोबाइल वैन चलाई गई है? तो वह है गुजरात के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है? वो है माजुली द्वीप, और वो विलुप्ति की कगार पर है। कोगु नाडु क्षेत्र जो है वो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जो नए संघ राज्य क्षेत्र बनाने की मांग की जा रही है। अफगानिस्तान में हो रही असंतुलन के कारण एसयू की बैठक जो है वो दुशांबे के अंदर आयोजित की जाएगी। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान जो है वो उत्तराखंड के अंदर उद्घाटन किया गया है। यूरो 2020 का खिताब किस देश को मिला है? वो है इटली। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले एलएनजी सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो वो है नागपुर। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि दुनिया के पहले जो फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट हैं इनको अंतरिक्ष में कौन सी एजेंसी भेजेगी? तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 15 जुलाई है आज, और 15 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए सतलुज जल निगम के साथ में 130 करोड़ डॉलर का समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। और ये नेपाल के कहां पर? पूर्वी नेपाल के अंदर स्थित है। पूर्वी नेपाल के अंदर स्थित है। और यदि नदी का नाम पूछे तो नेपाल की एक नदी है अरुण, तो अरुण नदी के ऊपर ये जो परियोजना है वो प्रस्तावित है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 679 मेगावाट। ठीक है, 679 मेगावाट है, और ये नेपाल के अंदर दूसरी ऐसी परियोजना है भारत के द्वारा। लेकिन इस योजना को जो विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, वो है बूट का। बूट का मीन्स होता है, सबसे पहले आप लोग याद रखिए, मेंस आंसर राइटिंग में ये वर्ड जो है वो आपके लिखने में बड़े काम में आएंगे। एक तो है बिल्ड, इसके बाद में फिर है ऑन, फिर है ऑपरेट, उसके बाद में है ट्रांसफर। ठीक है, तो वर्ड्स का मीन्स तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले उसको बिल्ड किया है, फिर उसको रन किया है, ऑपरेट किया है, और फिर उसको क्या किया है? ट्रांसफर किया है। इसका मीन्स है कि ये जो प्रोजेक्ट निर्मित किया जाएगा इसको भी रन किया जाएगा। बिल्कुल 4 वर्षों के अंदर तो ये बनकर तैयार होगा,
और 25 वर्ष तक यानी कि 25 सालों तक फिर इसको क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा। और जब तक पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट जो है वो नहीं निकाल लिया जाता, उसके बाद में फिर नेपाल गवर्नमेंट जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि नेपाल साइन 1.3 बिलियन मेगा डील विथ इंडिया। तो यहां पर किसके साथ में डील साइन हुई है, SGVN के साथ में। तो आप लोग यहां पे देखिए सतलुज जल विद्युत निगम जो है इसके साथ में डील साइन की गई है, और ये 679 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसको साइन किया गया है ईस्टर्न नेपाल के अंदर। और ये दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की द्वारा बनाया जा रहा है, कहां पर, नेपाल के अंदर। यहां पर आप लोग बूट जो है इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये फैक्ट्री है, मुझे इस फैक्ट्री का निर्माण करना है, लेकिन मेरे पास में पूरा जितना रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर किसका सहारा लिया, वो लिया है बूट का। क्योंकि एक कंपनी मैं ऐसी हायर करूंगा जो इसको बिल्ड करेगी, ठीक है, वो फिर इसको अपना समझकर इसको क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, और फिर इसको क्या कर देगी, मुझे ट्रांसफर कर देगी। तो मैंने बूट का सहारा लेकर जो रिसोर्सेज मेरे पास में अवेलेबल नहीं थे, फिर वो कंपनी के थ्रू मैंने हायर करके और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपल पी की मॉडल पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं यूज की गई है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि BOT का ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि कोई टोल बूथ है, तो टोल बूथ मान लीजिए रिलायंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो टोल बूथ की जो सड़कें हैं, टोल बूथ के दोनों तरफ जो सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण भी कौन करेगा, रिलायंस कंपनी करेगी। इसके बाद में जब पूरा रेवेन्यू इसे वसूल कर लिया जाएगा, तो फिर ये रिलायंस कंपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है, और इसे ही कहा जाता है क्या, बोट इसको कहा जाता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर शेयर होती है वो टोटल 1770 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। और 1950 के अंदर इंडो नेपाल ट्रीटी पीस जो है ये साइन हुई थी। याद रखिएगा कि ये नेपाल के अंदर जाना है तो वहां पर कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही कोई स्पेशल फोर्सेज जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल की स्थिति ये है, और इंडिया और नेपाल की जो क्रॉसिंग्स है वहां पे कोई भी खास जो है इंतजाम जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया और नेपाल के बीच में कई टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट रहता है। जैसे एक तो है काला पानी, फिर आप लोग याद रखिएगा लिम्पियाधुरा, और फिर है कौन सा, लेपू लेक। तो तीन जो हैं वो डिस्प्यूटेड एरिया है। रिसेंटली हुआ क्या था कि 2019 के अंदर नेपाल के द्वारा काला पानी जो क्षेत्र है इसको नेपाल के मैप में दर्शाया गया था, और फिर इसी बात को उठाया गया था कहां पर, UN के अंदर और WTO के अंदर इस बात को उठाया गया था। और वहां पर जब यहां पर WTO के द्वारा इस मैप को नकार दिया गया, तो उसके बाद में फिर काला पानी जो जगह थी इसको वापस से नेपाल ने सुधार करके इंडिया के अंदर वापस से दिखा दिया था। देखिए जो मैप का निर्माण करता है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया ये मैप का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि मैप में कोई भी चेंजेस करने हैं, मैप के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, चेंजेस से मींस है कि यदि आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है, आर्टिकल 3 का यूज करते हुए हम किसी टेरिटरीज को चेंज कर रहे हैं, बॉर्डर को चेंज कर रहे हैं, नाम को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी जो पावर होती है वो किसके पास में होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली शेर बहादुर देउबा जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मैंडेमस रिट जारी की गई है, तो फिर शेर बहादुर देउबा को क्या बना दिया गया है, प्रधानमंत्री बना दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रूस की स्पुतनिक वी का निर्माण सितंबर तक भारत की कौन सी संस्था करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसका निर्माण करने जा रही है। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट वो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। लेकिन क्या स्पुतनिक वी जो है ये पूरा का पूरा अपना फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट को दे देगा? देखिए यहां पर किसी भी वैक्सीन को निर्मित करने के लिए, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो होती है सेल, और दूसरी चीज होती है इसका वेक्टर। ठीक है, तो सेल और वेक्टर जो है वो अभी हम लोग समझने वाले हैं, और इनको फिर इसका कल्टीवेशन किया जाता है लैब के अंदर, और इससे फिर नई जो वैक्सीन है उनको निर्मित किया जाता है।
ठीक है, तो भारत बायोटेक की कौन सी है, कोवैक्सीन है, और लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर जो कोवैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल जाएगी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, फिर है जायकोव डी, ये जो है भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि डीएनए पर आधारित है। डीएनए पर आधारित है। बेसिकली जो कोरोना होता है वो सिंगल हेलिकल आरएनए होता है, सिंगल हेलिकल आरएनए होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीएनए के अंदर और फिर आरटीपीसीआर टेक्निक का यूज करते हुए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी कॉपीज जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पुतनिक वी जो है इसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दी है और सीरम इंस्टीट्यूट इसको क्या करेगा, अब मैन्युफैक्चर करेगा। देखिए रशिया की दो है, एक तो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी का जो निर्माण किया गया है वो कोरोना के स्पाइक को मिलाकर फिर किया गया है, जबकि स्पुतनिक लाइट जो है इसकी केवल एक ही डोज काफी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है और इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है। तो इन्हीं स्पाइक प्रोटीन का यूज करते हुए इन वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। कई बार आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि कोविशील्ड को जो बनाया गया है वो बनाया गया है स्पाइक प्रोटीन्स के थ्रू, जबकि कोवैक्सीन जो है इसकी सेल का जो डीएनए है उससे फिर कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। देखिए जब भी म्यूटेशन किया जाता है कोरोना वायरस के द्वारा तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये तो है नॉर्मल स्पाइक, लेकिन जब भी म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन के अंदर स्पाइक की साइज जो है वो काफी बढ़ने लगती है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये बन जाते हैं तो हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी एंटीबॉडीज, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को तैयार करती है और वो एंटीबॉडीज जो है वो क्या करती है, इन्हीं स्पाइक प्रोटीन के ऊपर आकर चिपक जाती है। तो जब वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर आकर चिपकेगी तो फिर ये स्पाइक किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएंगे और फिर वो व्यक्ति जो है वो किसी कोरोना से बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है भीम का, उसे लॉन्च किया गया है भूटान के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसने भारत ने जो भी अपने नेबर्स के साथ में पॉलिसी को अपनाता है उस पॉलिसी को कहा जाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। याद रखना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इसको भारत के द्वारा अपनाया जाता है और इसी के तहत भारत के द्वारा सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो भी किसको निर्यात की गई थी, भूटान को निर्यात की गई थी। इससे पहले भूटान को भारत के द्वारा रुपे कार्ड जो है वो भी भूटान के अंदर लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड जो है वो भूटान, सिंगापुर यहां पर लॉन्च किया जा चुका है और ऐसा करने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है, वो बन गया है भूटान, जहां पर भीम यूपीआई का यूज किया जाएगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि भारत और भूटान जो है वो क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। यहां पर भूटान से लगने वाले भारत के राज्य आप लोग देखिए, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम जो है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं भूटान के साथ में। और भूटान और भारत के बीच में जो सबसे कम बॉर्डर शेयर होती है वो है 699 किलोमीटर। वैसे तो सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ में भारत शेयर करता है। ठीक है, तो भारत और इंडिया के बीच में जो ट्रीटी साइन हो रखी है ये कई बार एग्जाम में आती है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है, इसको आप लोग नाम रखना, याद रखना। प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो काफी आ जाते हैं। जैसे भारत और म्यांमार के बीच में जिस संधि की हम लोग बात करें तो वो भी आप लोग याद रखिए, यान दाबू। तो यान दाबू जो ट्रीटी है वो भारत और म्यांमार के बीच में संधि है और इस संधि के तहत ही क्या होता है, दोनों देश जो हैं वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करते हैं, मजबूत रखते हैं। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जब कोविड पैंडेमिक का जब समय था तो इंडिया के द्वारा सबसे पहले भूटान को ही क्या की गई थी, वैक्सीन सप्लाई की गई थी। मकरू नदी भारत के किस राज्य में स्थित है जहां पर 45 करोड़ रुपए लागत से ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो वो त्रिपुरा के अंदर, सॉरी मणिपुर के अंदर जो है, मणिपुर के अंदर वो ऐसा किया गया है। तो आप लोग याद रखना, मणिपुर के अंदर ये
16 प्रोजेक्ट जो है इनको निर्मित किया गया है। नितिन गडकरी जो हैं इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट भी किया गया है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा कि मकरू नदी जो है ये कहां पर स्थित है, तो आप लोग याद रखना मणिपुर के अंदर ये स्थित है। एमसी मैरी कॉम जो है इनका संबंध भी किससे है, मणिपुर राज्य से ही है। और इस बार जो टोक्यो ओलंपिक होने जा रहे हैं वहां पर ध्वज वाहक जो है वो भी कौन है, एमसी मैरी कॉम है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है, वो है अनब्रेकेबल। मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क भी स्थित है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है वो नेशनल पार्क स्थित है और ये किस झील पर है, लोकटक झील पर ये स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने के लिए रामप्पा मंदिर का नामांकन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो मंदिर है ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो काकतीय, याद रखना एक शासक थे वहां के, काकतीय शासक जो हैं, जो डायनेस्टी है इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 1213 के अंदर इस मंदिर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। देखिए ये जो रामप्पा है ये यहाँ के मूर्तिकार थे और मूर्तिकार के नाम पर ही इस मंदिर का नाम जो है वो भी रखा गया है। तेलंगाना की यदि हम लोग बात करें तो तेलंगाना में रिसेंटली आपको पता होगा कि तेलंगाना के अंदर एक परियोजना भी शुरू हुई थी जिसमें ड्रोन की मदद से जो वैक्सीन है वो पहुंचाई जानी थी। और फिर 2 जून 2014 को देखिए तेलंगाना का जो निर्माण किया गया था वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। बेसिकली 2010 में श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था और उसी की सिफारिश पर तेलंगाना का गठन किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वारंगल के अंदर ये जो रामप्पा मंदिर है वो स्थित है। तो इंडियाज स्टोन वंडर हुज नॉमिनेशन टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसमें काफी सारी हेरिटेज साइट जो है, जैसे कल्चरल की हम लोग बात करें तो टोटल 30 साइट्स हैं। फिर नेचुरल की हम लोग बात करें तो 7 है, जबकि मिक्स में कौन है, केवल एक है, वो कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है सिक्किम के अंदर। तो टोटल कितनी हो गई, 38 हो गई, 30 + 7 + 1, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अगर इसको शामिल किया जाता है रामप्पा मंदिर को तो फिर वो कल्चरल के अंदर इसको शामिल किया जाएगा, तो ये 31 फिर यहां पर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इनको जरूर याद रखिएगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कंचनजंगा का नाम आप लोग याद रखिएगा। यूनेस्को की हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर हैं। ऑड्रे अजोलो इसके हेड हैं और फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। चलिए मातृ कवचम, बेसिकली मातृ कवचम योजना जो है वो राज्य सरकार, किस राज्य सरकार की है, तो यहां पर जो है ये किस राज्य सरकार की है, केरल राज्य सरकार की है। और इसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए अभी तक जो है वो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत के साइंटिफिक जो ऑफिसर हैं के विजय राघवन, उन्होंने कहा था कि अब जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी टीकाकरण की आवश्यकता है। तो अब जो है वो राज्य सरकार इसके लिए पहल चलाना इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक खास दिन जो है, एक डे फिक्स कर दिया जाएगा और उस डे को क्या किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आप लोग योजना का नाम याद रखना। कर्नाटक ने अभी आपको पता होगा कि स्मार्ट किचन जो है ये परियोजना भी शुरू की थी महिलाओं के लिए। चलिए हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है, तो वो है क्रिकेट से। तो जुलाई 2021 में इनका देहांत हुआ है, मतलब कल ही जो है इनका देहांत हुआ है। और जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, 1983 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसमें इन्होंने अहम भूमिका जो थी वो अदा की थी। और इनकी करियर की बात करें तो 37 टेस्ट मैच जो हैं वो इन्होंने खेले हैं और इसके साथ में 42 वनडे मैचेस जो हैं वो इन्होंने खेले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और यहाँ पर इनको खेलता हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो हेनरिटा फोर जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है, कारण बताया जा रहा है कि कोई पारिवारिक कारण है और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो एंटोनियो गुटेरस को सौंपा है, जो कि यूएन के क्या हैं, वो हैं चीफ। एंटोनियो गुटेरस की हम लोग बात करें तो इनका संबंध जो है वो है पुर्तगाल देश से। और हेनरिटा फोर ने अपना पद जो ग्रहण किया था
वो 1 जनवरी 2018 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। देखिए, यूनिसेफ बेसिकली वर्क करता है कि जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उनको 2030 तक, टोटल 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल्स को 2030 तक कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए यूनिसेफ काम करता है। तो आप लोग यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। यूनिसेफ चीफ हेनरिटा फोर रिजाइन जो है इन्होंने रिसेंटली कर दिया है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ हेनरिटा फोर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ विद डीप रिगार्ड। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इंस्पायरिंग लीडरशिप जो है वो इन्होंने निभाई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है इनके बारे में कि ये क्या है, अमेरिकन है। तो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ये रह चुकी हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, टुक अप द लीडरशिप ऑफ यूनिसेफ जनवरी 1 ऑफ 2018। तो इन्होंने यहां से इन्होंने क्या की थी, लीडरशिप को स्टार्ट किया था। यदि यूनिसेफ की हम लोग बात करें तो यूनिसेफ जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और हेड जो है हेनरिटा फोर, इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो हो सकता है कि अब जो है वो नया यहां पर इलेक्ट किया जाए। इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। उसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, टॉड हैट्रम जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो दीपक काबरा जो हैं वो पहले जज बन गए हैं। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पवन सिंह जो हैं वो रिसेंटली कौन से, यानी कि किस चीज के लिए टोक्यो ओलंपिक में इनको क्या किया गया है, इनको चुना गया है। तो नेत्रा कुमानन जो हैं ये जो नौकायन प्रतियोगिता है उसके अंदर, उस कंपटीशन के अंदर चुने जाने वाली पहली महिला है। जबकि मनप्रीत सिंह जो हैं इनका संबंध हॉकी से है, और ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या बनेंगे, ये ध्वजवाहक बनने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दीपक काबरा बिकम फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जज एट ओलंपिक 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो हरियाणा के अंदर किया जाएगा। बेसिकली 2021 के अंदर पैंडेमिक के चलते इसको ये कयास लगाए जा रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो जल्दी आ सकती है, और इसलिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं इनका आयोजन होना था 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के अंदर इनका आयोजन होना था, और अब जो है ये फरवरी 2022 के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2019 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर आयोजित किए गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो हैं वो क्रिस गेल बन गए हैं, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, और बहुत ही बेहतरीन जो हैं इन्होंने छक्के ठोके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिताली राज। तो मिताली राज जो हैं वो 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला हैं, जबकि 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला हैं। एक खिलाड़ी का आप लोग और नाम याद रखना, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने लगातार 10 मैचों में 10 50 जो थी वो बनाई थी, और ऐसी करने वाली पहली क्रिकेटर ये बन गई थी। क्रिकेट के क्षेत्र में एक पत्रिका है जिसका नाम है क्रिक जोन। क्रिक जोन विश्व की एकमात्र क्रिकेट के क्षेत्र में जो मैगजीन है वो है, और इसके कवर पेज पर स्मृति मंधाना की फोटो भी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो कुपोषण की शिकार हुई है, तो 10% जनसंख्या जो है वो माल न्यूट्रिशन की शिकार हो गई है। और यूएन की ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि 2030 तक, ठीक है, तो ये क्रिटिकल पोजीशन जो है वो 2030 तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 9.9%, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 10% जो है वो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए हैं, और जबकि 2019 में कितना था, 8.4% था। तो पहले की तुलना में जो है वो कुपोषण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यूएन की यदि हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया था, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, जिनके बारे में अभी पहले भी हम लोगों ने बात की थी। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा लेम्ब्रू हाथी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। रिसेंटली आपको पता होगा कि हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में संघर्ष को खत्म करने के लिए पहली बार जो योजना है वो कहां चलाई गई है, लेम्ब्रू हाथी अभ्यारण्य के अंदर चलाई गई है, जो कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है।
देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि कर्नाटक के अंदर एक पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है वो भी निर्मित किया गया है हाथियों के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा कि टाइगर्स के लिए कॉरिडोर जो है वो राजस्थान के द्वारा निर्मित किया गया है। वहां पर 3 टाइगर रिजर्व हैं, उन तीनों टाइगर रिजर्व को मिलाकर ऐसा किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बिजली चमकने की सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई हैं, तो वो कहां पर है? बिहार के अंदर ऐसा हुआ है। रिसेंटली आपको पता होगा कि राजस्थान के जयपुर में भी 16 मौतें जो हैं वो बिजली चमकने से, यानी कि बिजली चमकने से नहीं हुआ है, बिजली गिरने से फिर हुआ है। ठीक है, तो बिजली गिरने से फिर ये मौतें हुई हैं। देखिए बिहार राज्य के द्वारा एक ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया जाता है और उस ऐप का नाम है दामिनी। तो दामिनी ऐप जो है वो भी बिजली गिरने की सूचना देती है, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर काफी ज्यादा केसेस जो है वो वहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो 2019 के अंदर मैक्सिमम जो है वो बिहार के अंदर केसेस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये डेथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। 221 डेथ जो थी वो अप्रैल 2019 तक क्या की गई थी, रिपोर्ट की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जयपुर में भी रिसेंटली घटना घटी थी। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सैयद उस्मान अजहर मकसूदी जो है इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने ये क्या है, एक हंगर एक्टिविस्ट हैं। हंगर एक्टिविस्ट मीन्स है कि जो लोग भूखे सोते हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं। और इनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन लाइन यूज की जाती है, हंगर हैज नो रिलीजन जो है ये इनके लिए द्वारा लाइन यूज की जाती है और काफी बेहतरीन लाइन है। और यूके के द्वारा ये अवार्ड से क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग नंबर देखिए, 1500 लोगों को ये डेली बेसिस पे क्या कराते हैं, खाना प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, सैयद उस्मान अजहर मकसूदी जो है ये इनका पूरा नाम है। चलिए, ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि वैश्विक जो साइबर सूचकांक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। और आज के सेशन में हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग मैसेज करके कि आज का सेशन कैसा रहा। और लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। इसके साथ में डेली क्विज जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।